हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। हेलो बच्चों, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, मैं हूं अभिषेक गोयल और मैं आपका स्वागत करता हूं डाउटनेट के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं और मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम द चैप्टर काइनामेटिक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं। मेरा नाम अभिषेक गोयल है और मैं थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से ग्रेजुएटेड हूं फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, बीटेक की है मैंने। उसके बाद बच्चों मैंने बंसल क्लासेस कोटा में पढ़ा है, पेस आईआईटी मेडिकल में पढ़ा है और लक्ष्य इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में पढ़ा है। तो ओवरऑल मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 7+ ईयर्स हो गए। ठीक है, और अभी मैं ऑनलाइन डाउटनेट के प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ। तो बच्चों, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प किया है जेई और नीट में रैंक्स लेकर आने के लिए, और टॉप 1000, टॉप 2000, टॉप 5000 में भी रैंक्स दिए हैं मैंने। ठीक है, तो क्रैश कोर्स की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और बच्चों क्रैश कोर्स का जो बेसिक पर्पस है, जो मैंने देखा है थ्रू आउट द एक्सपीरियंस, वो ये है कि हम कैसे अपने स्कोर को इंप्रूव करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी फास्ट होंगी, बट ऐसा नहीं होगा कि मैं चीज़ों को स्किप कर दूंगा। जो चीज़ मैं आपको करवाऊंगा वो मैं ढंग से करवाऊंगा, लेकिन लिमिटेड चीज़ें करवाऊंगा और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाऊंगा। जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें एग्जाम में एक्चुअल में, वो चीज़ें बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा आपको, डिफरेंट डिफरेंट क्या ट्रिक्स हैं, प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करनी है, एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, एग्जाम को कैसे टैकल करना है, कैसे सोचना है एग्जाम में, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जैसा आपको पता ही है, फिजिक्स बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करवाने की भी कोशिश करूंगा मैं आप लोगों की। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में मेरा पर्पस बच्चों ये है तुम लोगों के लिए कि तुम लोगों के जितने भी चैप्टर्स मैं कवर करूंगा, उन सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं तुम्हारे माइंड में, और उन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे एक्सपीरियंस से और मैंने जो देखे हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे हैं और खुद भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उन सारे एक्सपीरियंस और सारे पेपर्स को देखते हुए जो क्वेश्चंस मैं क्लास में आपको करवाऊंगा और जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको रेगुलरली करने हैं। ठीक है बच्चों, इस कोर्स में आपको मेरे साथ बात करने का भी मौका मिलेगा। आप अपने डाउट्स मेरे को बता सकते हैं, ठीक है, अपने कमेंट्स में, और आपके जो भी डाउट्स होंगे जो मेरे को लगेंगे कि मेरे को जवाब देना है, मैं उनके सारे जवाब भी दूंगा। ठीक है बच्चों, एक बात आपको यह ध्यान में रखनी है इस क्लास में, मेरी क्लास में खास करके, आपको कोई क्लास मिस नहीं करनी है। और इनफैक्ट अभी तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी होंगी क्लासेस की, तो अगर सपोज बाय सम रीजन अगर आप क्लास मिस कर देते हो, आपको लास्ट क्लास देख के नेक्स्ट क्लास में बैठना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ये जो रिदम है ये टूटे। बच्चों, पहला चैप्टर काइनामेटिक्स मैं लास्ट चैप्टर में भी यूज करने वाला हूं। ठीक है, मैं वो मैकेनिकल वेव्स में भी यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको हमेशा हर क्लास अटेंड करनी है, और हर क्लास अटेंड अगर आप रेगुलरली करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस स्कोर पे आप अभी बैठे हो आप उससे डबल भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आप बच्चों, अगर मैं कॉलेज वाइज बात करूं, अगर आप किसी बहुत अगर आप 80th रैंक वाले कॉलेज में अभी एडमिशन लेने के काबिल हो, तो मैं आपको यह वादा करता हूं कि आप टॉप 20 वाले जो कॉलेजेस हैं इंडिया में, उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों, अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने 2009 में दिया था पेपर, और मेरे वक्त जेई मेंस नहीं था, मेरे वक्त एआई ट्रिपल ई का पेपर हुआ करता था। अभी जेई मेंस और जेई एडवांस का होता है ना, मेरे वक्त एआई ट्रिपल ई था। तो जब मैंने एआई ट्रिपल ई दिया था, मैंने 11th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, मैंने 11th में पूरी ऐश की थी, मेरे को पता ही नहीं था करना क्या है। 12th क्लास में मैंने बहुत एवरेज पढ़ाई की थी, मतलब बहुत थोड़ी पढ़ाई की थी, और लास्ट के टाइम, मतलब लास्ट के आप लगा लो कि 5-6 महीने मैंने खूब पढ़ाई की थी, जिसमें मैंने अपना 11th भी कवर किया था और 12th भी कवर किया था। बच्चों, ऑल ओवर इंडिया में मेरा 12,000 रैंक आया था, और पंजाब में, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, तो हमारा स्टेट रैंक भी आता था। पंजाब में मेरा कुछ 450, मतलब 450 टाइप कुछ रैंक आया था, और मेरे को उस वक्त जो थापर यूनिवर्सिटी पटियाला है वो टॉप 20 में थी, उसका रैंक था शायद 14 ऑल ओवर इंडिया। तो उस यूनिवर्सिटी में मेरे को मैकेनिकल की ब्रांच मिल गई थी, और मैं काफी खुश था अपनी परफॉर्मेंस से कि मैंने लास्ट में यार जो मेहनत की, मेरे को उसका फल मिल गया। और मैंने सिर्फ फिजिक्स में मेहनत नहीं की थी, मैंने केमिस्ट्री में भी की थी, मैथ्स में भी की थी, हर एक सब्जेक्ट में मेहनत की थी। फिजिक्स थोड़ा मेरा फेवरेट था, तो वो थोड़ा सा मेरे को ज्यादा आता ही था पहले से, लेकिन उस पर भी मैंने काफी मेहनत की थी।
तो बच्चों ये जो अभी टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में हमने क्रैश कोर्स ये चलाया है आप लोगों के लिए, इस टाइम पीरियड का पूरा फायदा उठाइए। मैंने कोई क्रैश कोर्स उस वक्त ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त कोई क्रैश कोर्स जैसा ऐसा थ्योरी कंसेप्ट नहीं था मेरे शहर में। लेकिन आपके लिए ये एडवांटेज है कि आपको हम लोग एक्सपीरियंस से ये बताएंगे कि कौन सी चीजें करनी है, कौन सी नहीं करनी, और सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट्स आपके बिल्डअप करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो तैयार हो बच्चों? सभी बच्चे तैयार हैं? करें स्टार्ट हम अपनी फिजिक्स क्लास। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? अपने चैप्टर नंबर 1 से। सभी बच्चे जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 कौन सा होता है? हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है काइनामेटिक्स। मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों काइनामेटिक्स। हाँ, तो मैं काइनामेटिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं। तो यार काइनामेटिक्स में हमें क्या अप्रोच करना है? मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं जितने भी, ठीक है, लास्ट 36 ईयर्स के जो पेपर हैं वो तो मेरे दिमाग में है ही है, फिटेड है कि ये क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि काइनामेटिक्स में क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे फिक्स्ड फंडे हैं जिन फंडों का अगर आपको पता हो तो आप क्वेश्चन टैकल कर पाओगे। ठीक है, वो सारे फंडे मैं आपको बताता रहूंगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस ईयर के भी करवाता रहूंगा बीच बीच में, ताकि आपको वो चीज क्लियर रहे। ठीक है, चलो मैं काइनामेटिक्स में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम मोशन के पैरामीटर्स, मैं आपको सारे पैरामीटर्स बता दूंगा मोशन के, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उनका क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या एप्लीकेशन है, कुछ क्वेश्चंस रखेंगे उसके ऊपर। ठीक है, फिर मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बताऊंगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन डिटेल में बताऊंगा, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर मोशन अंडर द ग्रेविटी, इंपॉर्टेंट है यार, सिंपल सा टॉपिक है, 9th क्लास में भी पढ़ते थे ये, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी क्वेश्चंस देखे हैं इसके प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, और फिर है रिलेटिव मोशन इन 1D। रिलेटिव मोशन इन 1D के भी काफी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, मैं ट्राई करूंगा हिंदी में थोड़ा बता, मैं वैसे हिंदी बोल रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा बच्चों इन सारे वर्ड्स को ट्राई करना रिलेट करने की। ठीक है, चलो मोशन पैरामीटर्स से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, क्लास अपनी। तो कौन कौन से मोशन के पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे पैरामीटर्स हैं। अगर हमें इनके सारे मीनिंग समझ में आ गए, हम क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस पकड़ता हूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्टेंस है सबसे पहले, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड। देखो ये डेफिनेशन आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो ना, आपको आती भी होगी कि ये जो एक्चुअल में जो हम पाथ कवर करते हैं ये उसकी लेंथ होती है, डिस्टेंस। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इसमें जाननी है, सबसे पहली बात, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्केलर होती है, नेगेटिव नहीं हो सकता। मिनिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 0, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है ये। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है बात। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस से। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या खास बातें हैं? ये एक तो वेक्टर होता है, ठीक है, और दूसरी बात ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, क्या? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस का सिंबल होता है ना, अगर मैं 2 डंडियों के बीच में डिस्प्लेसमेंट को लिख दूं तो वो क्या सिंबल होता है? मॉडुलस का। ठीक है, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो या तो छोटा होगा, किसके मैग्नीट्यूड से? डिस्टेंस के। ठीक है, या फिर इक्वल हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से कम होगा
या उसके इक्वल होगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर्स में हमें पता है कि पॉजिटिव साइंस, नेगेटिव साइन, ये दोनों हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का जो इस चैप्टर में मैं सिंबल यूज करने वाला हूं, जो मैं सिंबल यूज करूंगा वो मैं करूंगा एस वेक्टर, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना, ये मैं सिंबल यूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है जी। समझ में आया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सिंपल। चलो आगे बढ़ता हूं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब ये स्पीड और वेलोसिटी, अगर मैं यूज करता हूं वर्ड स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड एंड वेलोसिटी होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं बता रहा हूं बच्चों एवरेज स्पीड। अब सुनो ध्यान से, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? एवरेज स्पीड का। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस आप कवर करते हो अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। जो टोटल टाइम हम लोग उस डिस्टेंस को कवर करने में ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड सॉरी एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है ये बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, बट ये कभी भी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या? अपना एवरेज स्पीड। क्या? एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी सुनो अब क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी में हमें डिस्टेंस की जगह पुट करना पड़ता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखते हैं? एस वेक्टर से, और टाइम को मैं टी लिख देता हूं। और ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और जो डायरेक्शन एस वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की होगी। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की होगी। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, नोट, डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर इज अलोंग, या ऐसे लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, है ना। डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, वी एवरेज इज अलोंग एस वेक्टर। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन पता है तो हमें एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की भी डायरेक्शन पता है, ठीक है। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया भाई। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को अगर, तो देखो डिस्प्लेसमेंट सीधी कोई भी डायरेक्शन में, जैसे वाई और एक्स में है, तो मैं आई कैप जे कैप में लिख दूंगा। अगर वो किसी रैंडम डायरेक्शन में, तो मेरे को आई कैप जे कैप दोनों की फॉर्मेट में उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, जब भी मैं ये स्पीड वर्ड या फिर सिर्फ वेलोसिटी वर्ड यूज करूंगा तो समझ जाना कि स्पीड का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड है और वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो स्पीड होती है बच्चों डी ऑफ एस बाय डी टी। एस यहां पे है डिस्टेंस। तो अगर हमें डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, अगर हमें डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी को लिखूंगा मैं डी एक्स बाई डी टी। एक्स यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अगर फंक्शन हमें गिवन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उनको डिफरेंशिएट करके हम स्पीड और वेलोसिटी बता सकते हैं। और यहां पे स्पीड का मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली अकेले वेलोसिटी का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये इनके मतलब है, ठीक है जी। अब यहां पे अगर हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये किसका सिंबल होता है भाई? ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, ठीक है।
एक बात आपको यह याद रखनी है कि जो वेलोसिटी आपका वो वेक्टर है और जो स्पीड है आपका वो स्केलर है। ठीक है, दूसरी बात आपको यह याद रखनी है कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है वो हमेशा या तो बड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी से, या फिर अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, चलो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करता हूं पहले, यहां पे इसको क्लियरली लिखता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी इंस्टेंट पे बच्चों, किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हमेशा बराबर होंगे, ये हमेशा बराबर होंगे। बस एक बात का आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपकी वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपकी नेगेटिव है तो आपकी स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो मैं यहां पे मॉडुलस लगा देता हूं, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मॉड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मॉड के बराबर रहेगा। ठीक है, लेकिन एवरेज स्पीड का मॉड हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, किससे? एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मॉडुलस हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा, लेकिन एवरेज स्पीड का मॉडुलस या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, किससे बच्चों? एवरेज वेलोसिटी से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज वेक्टर होती हैं, तो वेक्टर में ना नेगेटिव साइन भी आते हैं। तो यहां पे मैं मॉड लगा रहा हूं, मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो सिंबल है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो सिंबल है ना बच्चों इस चैप्टर में, मैं वी वेक्टर यूज करूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? मैग्नीट्यूड्स क्लियर हो रहे हैं, फील आ रही है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग देख रहे हैं, और एवरेज का मतलब क्या होता है कि ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम हम एवरेज निकाल रहे हैं उसकी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी एक इंस्टेंट पे, एवरेज का मतलब एक पर्टिकुलर एवरेज पे। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। देखो एक एग्जांपल देता हूं बच्चों आपको। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। मैं अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर बनाऊं बच्चों, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, कितने बच्चे बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें? एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें? कितनों को पता है ये बात? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। तो देखो ये एक ग्राफ है, रैंडम है। ठीक है, ये कोई ग्राफ है, ध्यान से देखना। ये पॉइंट, ये पे एक पॉइंट है ए, और यहां पे मैं एक पॉइंट मार्क कर देता हूं बी। ठीक है, अगर मैं ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ए पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ए पॉइंट पे वेलोसिटी ए जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। और अगर बी पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वेलोसिटी एट बी क्या होगी? पॉजिटिव। और किसके बराबर होगी? अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर ये एंगल θ1 है तो यहां पे आ जाएगा tan ऑफ θ1। ठीक है, और अगर ये एंगल θ2 है तो यहां पे आ जाएगा tan ऑफ θ2, है ना? ये बात तो हमें पता है, सभी को पता है ये बात भाई, सभी को क्लियर है ना ये बात? हाँ, अब सुनो ध्यान से, अब मेरा एक और क्वेश्चन का जरा जवाब दो। अब मान लो मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं C और यहां पे एक लेता हूं D, और C और D को मैं जोड़ देता हूं, C और D को मैं जोड़ देता हूं। पहले तो मेरे को इस लाइन का नाम बताओ क्या होता है? इस लाइन का नाम तो था क्या? टेंजेंट। इस लाइन का नाम क्या होता है? टेंजेंट, है ना? और इस लाइन का नाम भी टेंजेंट होता है। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप हमें क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। बच्चों इस लाइन का नाम क्या होगा जो मैंने सी से डी तक बनाई है? पहले तो इस लाइन का नाम पता है आपको क्या होता है? इस लाइन का नाम, इसका नाम होता है सीकेंट। इसका नाम क्या होता है? सीकेंट। दो पॉइंट्स है कर्व पे, मैंने जोड़ दिए दोनों पॉइंट्स को, उसको बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, ठीक है, इसका नाम होता है सीकेंट। अब सुनो,
ये जो एंगल है बच्चों, जो सीकेंट बनाता है θ3, जो सीकेंट बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल θ3, अगर मैं tan ऑफ θ3 बोलूंगा तो tan ऑफ θ3 पता क्या देगा मेरे को? tan ऑफ θ3 मेरे को देगा एवरेज स्पीड। क्या देगा? एवरेज स्पीड। बात समझो ध्यान से, एवरेज स्पीड का भी हम मैग्नीट्यूड एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से बता सकते हैं। यहां पे एवरेज, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो यहां पे स्पीड की बजाय आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। सुनो, अगर आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो बच्चों टेंजेंट का स्लोप क्या देगा आपको? टेंजेंट का स्लोप आपको देगा वेलोसिटी, और सीकेंट का स्लोप, ये इंपॉर्टेंट फंडा है यार, सीकेंट का स्लोप आपको क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इस बात पे पकड़ सकता है आपको एग्जामिनर। ठीक है, सीकेंट वाली बात ज्यादा बच्चों को पता नहीं होती, तो इस बात को पकड़ के आपसे सवाल पूछा जा सकता है कोई। तो अगर सी और डी को हम जोड़ देंगे तो सी और डी एक एंगल बना रहा है विद द एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो tan ऑफ दैट एंगल इज एवरेज वेलोसिटी। गॉट इट? tan ऑफ θ3 इज एवरेज वेलोसिटी। ये है टेंजेंट, ये है सीकेंट। अब एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं और एक यहां पे पॉइंट ले लेता हूं, इसको भी जोड़ दूं, ये भी एक लाइन हो गई ना, ये हो गया EF, है ना। तो ये लाइन जो भी एंगल बना रही है ना, ये लाइन जो भी एंगल बना रही है, उस एंगल का tan एवरेज वेलोसिटी देगा। तो अगर एक लाइन कर्व के दो पॉइंट्स को जोड़े तो उस लाइन का स्लोप क्या देता है? एवरेज वेलोसिटी, और उस लाइन का नाम होता है बच्चों सीकेंट। और अगर एक छू के निकल जाए, कर्व को एक पॉइंट पे छू के निकल जाए एक लाइन, उस लाइन का नाम होता है टेंजेंट, और उसका स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। क्लियर है बात? ठीक है, बढ़ू आगे। अब एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्लियर हुआ। एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव भी अच्छा एक चीज बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि नेगेटिव हो सकती है, तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है ना। और डायरेक्शन क्या होगी एवरेज वेलोसिटी की? जो मेरी नेट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, समझ में आया? गुड 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 नीरज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलो अब आता हूं मैं एक्सेलरेशन पे। ठीक है, किस पे? एक्सेलरेशन पे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, सबसे पहले एक्सेलरेशन होता है डी ऑफ वी वेक्टर बाय डी टी वेक्टर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये वेलोसिटी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हमें, अब देखो, अगर मैं ये लिखूं a इक्वल्स टू, अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं a इक्वल्स टू dv बाई dt, कई बार हम ऐसे लिख देते हैं ना, और ये वेक्टर लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर लगा रहे हैं ना तो हम बोल रहे हैं वेलोसिटी, अगर हम सिर्फ v लिख रहे हैं ना तो हम बोल रहे हैं स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कुछ और ही होता है, वो मैं बताऊंगा क्या होता है, बट एक्सेलरेशन जो है ना आपका, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कह दूं कि ये मॉडुलस ले लूं मैं v वेक्टर का, तो ये एक्सेलरेशन बदल जाएगी। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आपने शायद इसका नाम भी सुना होगा सर्कुलर मोशन में। अगर हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सेलरेशन क्या है, तो वो होगा v वेक्टर का डिफरेंशिएशन, मतलब नेट वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। और v वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड। दोनों को भी अगर आपने हिला दिया, दोनों को भी अगर आपने चेंज कर दिया, तो सिस्टम एक्सेलरेटेड होगा। हमें पता ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड सेम रहती है, तो डायरेक्शन चेंज होने से भी एक्सेलरेशन आता है सिस्टम में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा करो। ए को आप हमेशा ये लिखा करो। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है फॉर ऑब्वियस रीजंस, वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन को हम डी वी वेक्टर बाय डी टी लिखेंगे, और
अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो बताओ क्या मेरा पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज होगी अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या हमेशा स्पीड इंक्रीज करेगी? मतलब पार्टिकल में अगर मैंने पॉजिटिव एक्सेलरेशन दे दी, क्या उसकी स्पीड हमेशा इंक्रीज करती रहेगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन से? सुनो अब ध्यान से, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा स्पीड अप होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा स्पीड अप होगा। सुन मेरी बात ध्यान से, अब एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा स्पीड बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा स्पीड डाउन होगी। यह एक मिसकंसेप्शन है, दूर करो इसको आज की क्लास में। सुनो, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड अप होना जरूरी नहीं है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड डाउन होना जरूरी नहीं है। सुनो कैसे, सपोज एक गाड़ी इधर चल रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड चलाते हैं इसको। एक गाड़ी लेफ्ट साइड चल रही है, ठीक है, और एक्सेलरेशन राइट साइड है। चल रही है मतलब v वेक्टर उसका लेफ्ट साइड है और a वेक्टर उसका राइट साइड है। मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये होता है y और x। तो मेरा राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा। तो बताओ जरा, बता रहा हूं तो बताओ जरा, अब a आपको, a जो है वो पॉजिटिव है, हां जी, a जो है आपका पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि राइट साइड है ना। और v आपका क्या है? v आपका नेगेटिव है क्योंकि v आपका लेफ्ट साइड है ना। तो अब सोचो, एक गाड़ी इधर जा रही है और तुम उसको इधर खींच रहे हो, तो वो गाड़ी रुकेगी या और तेज भागेगी? एक गाड़ी टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है, इधर जा रही है, और तुम इधर धक्का मार रहे हो, उसको एक्सेलरेट इधर करवा रहे हो, तो यहां पे स्पीड अप होगा या स्पीड डाउन होगा भाई? बताओ जरा, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? यहां पे स्पीड डाउन होगी। अब यार देखो, मिल गया जवाब। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होके भी स्पीड क्या हो रही है? स्पीड कम हो रही है ना। अब सुनो ध्यान से, अब दूसरा केस सुनो ध्यान से, ठीक है। अब मान लो तुम्हारी गाड़ी इधर चल रही है लेफ्ट साइड, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी इधर है। अब बताओ, पहले वेलोसिटी का साइन क्या है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन का साइन भी क्या है? नेगेटिव। दोनों का साइन नेगेटिव है ना। अब बताओ जरा मेरे को, स्पीड अप होगी या डाउन होगी? तुम इधर चल रहे हो, तुम उधर चल रहे हो, और एक्सेलरेशन भी उधर है, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? स्पीड अब बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरफ तुम चल रहे हो उसी तरफ एक्सेलरेशन है। तो यहां पे क्या लिखा तुमने लिखा स्पीड अप, लेकिन एक्सेलरेशन तो नेगेटिव थी, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन पे स्पीड अप हो रही है, और ऊपर देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे स्पीड डाउन हो रहा है। तो यार ये क्या लोचा हो गया है ना, ये क्या नई चीज सीख ली? कंसेप्ट ये है, रट्टा ये था जो आपने शायद लगा रखा था कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो स्पीड बढ़ेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो स्पीड डाउन होगी। अब कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट क्या होता है बच्चों? कंसेप्ट मैं यहां लिखता हूं अलग पेन से। कंसेप्ट ये होता है कि अगर इफ v वेक्टर इज अलोंग a वेक्टर, हिंदी वाले भाई, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन a के डायरेक्शन के इक्वल है, तब हमेशा स्पीड अप होगी। क्या होगी? स्पीड अप होगी। और इफ v वेक्टर इज ऑपोजिट, अगर v वेक्टर ऑपोजिट है a वेक्टर के, तो स्पीड क्या होगी? डाउन होगी। तो यह कंसेप्ट है, ठीक है। रट्टा क्या है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो स्पीड अप, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो स्पीड डाउन ना। यह है बच्चों, अगर तुम्हारे पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन और उसकी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, अगर ऑपोजिट है तो स्पीड उसकी डाउन जाएगी, मतलब कम होगी। गॉट इट? मिला कंसेप्ट? समझ में आया? इस बात को ध्यान में रखना बच्चों हमेशा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन डिस्कस हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट चीज क्या है? लो जी, नई चीज आ गई।
टेंजेंशनल एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। यार ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है टॉपिक, है ना, टेंजेंशनल एक्सेलरेशन। और अगर मैं एग्जामिनर होता मैंने देखा अपने करियर में कि ये बात बार बार पूछी गई है एग्जाम्स में, ठीक है, इसका ध्यान रखना और मैं समझा रहा हूं अभी, सुनो। टेंजेंशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो यार, एक्सेलरेशन का ना एक तो ये फॉर्मूला है जो न्यूटन बाबा ने दिया था हमें। ये फॉर्मूला किन्होंने दिया था? न्यूटन बाबा ने। न्यूटन बाबा ने ये फॉर्मूला हमें दिया था। न्यूटन बाबा ने बहुत फॉर्मूले दिए हमें, धीरे धीरे सारे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो न्यूटन बाबा ने ये फॉर्मूला दिया था। अब न्यूटन ने क्लियर कट ये बोला था कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है तो वी वेक्टर की करना भाई। वी वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर की डिफरेंशिएशन होगी एक्सेलरेशन में। लेकिन कई लोगों ने सोचा कि यार फिर ये क्या होगा, सुनो ध्यान से, ये क्या होगा? ये है मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर। अब बच्चों, मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड। तो अगर बच्चों आप लोग स्पीड को डिफरेंशिएशन करते हो, सिर्फ मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर मतलब स्पीड का डिफरेंशिएशन करते हो, तो लेफ्ट साइड वाली एक्सेलरेशन नहीं होती, उसका फिर नाम चेंज हो जाता है। उसके पांव में हमें टी लिखना पड़ता है, उसका नाम हो जाता है टेंजेंशनल एक्सेलरेशन। क्या नाम हो जाता है उसका? टेंजेंशनल एक्सेलरेशन। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। टेंजेंशनल एक्सेलरेशन जो होती है ये सिर्फ स्पीड को अलग थलग कर सकती है, मतलब स्पीड को बदल सकती है, टेंजेंशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उसको हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, डी ऑफ मॉडुलस ऑफ वी बाई डी टी। और दिस एक्सेलरेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे ये अंडरस्टूड होता है पॉइंट। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसके पांव के नीचे नेट लिख लो। नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी इंटू वी वेक्टर बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन जब आप करते हो तब आपको नेट एक्सेलरेशन मिलती है सिस्टम में, जो नेट एक्सेलरेशन है सिस्टम की, ठीक है। अगर आप उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन करते हो तो कौन सी मिलेगी? टेंजेंशनल एक्सेलरेशन मिलेगी बच्चों। गॉट इट? इसका एप्लीकेशन आएगा, आगे आएगा इसका एप्लीकेशन। मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा। मैं आपको प्रोजेक्टाइल में भी पूछूंगा कि बताओ टेंजेंशनल एक्सेलरेशन क्या है, किस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा सवाल ऐसे ही बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें टेंजेंशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी बाई डी टी। गॉट इट? गॉट इट? चलो अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जितना भी हमने सीखा है, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं या आ सकते हैं वो करते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है? कहता है एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चल रहा है, ठीक है। उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? एस इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। जरा ट्राई करना बच्चों, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 करना जरा फाइंड। एक जेई मेंस में ऐसा बढ़िया सा सवाल आ सकता है कभी भी। देखो ये क्या कह रहा है कि वेलोसिटी निकालो, लेकिन एक ऐसे टाइम पे जब एक्सेलरेशन 0 हो। करूं भाई? वेलोसिटी निकालूं पहले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालें, है ना। चलो पहले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालता हूं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है? ds बाई डी टी। हां जी, यही होता है वेलोसिटी, ds बाई डी टी। टाइम के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा हमें, ठीक है। ds बाई डी टी करेंगे तो यहां से आ जाएगा 3t स्क्वायर, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, 6 एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, फिर बच्चों 3 एज इट इज और t का डिफरेंशिएशन होता है 1, फिर 4 एज इट इज, 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो यहां से वेलोसिटी का फंक्शन आ गया क्या? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। ये आ गया वेलोसिटी, ठीक है। इसको संभाल के रख लो, ये वेलोसिटी हो गया। अब इसके ही बगल में हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं 3t स्क्वायर में, पहले 3 इंटू टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, माइनस 12t है तो माइनस 12 और t का हो जाएगा 1 और 3 का 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों 6t माइनस 12। अब देखो, अब एक ऐसा पल, एक ऐसा इंस्टेंट, अब एक ऐसा इंस्टेंट देखते हैं जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दीजिए तो 6t इक्वल्स टू 12,
तो t हो जाएगा 2 सेकेंड्स। तो हमें बच्चों 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी बतानी है, तो v हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 3 12 है ना, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 प्लस 3। ठीक है, 12 माइनस 24 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9। वेरी गुड, तीनों का आंसर बिल्कुल सही था। ये है भाई दूसरा क्वेश्चन, जरा ट्राई करो। क्या कह रहा है, इन 1 सेकेंड a particle goes from point A to point B moving in a semicircle of radius 1 meter, the magnitude of the average velocity। बताओ भाई जरा, A से B तक जा रहा है, मेरे को एवरेज वेलोसिटी बताओ जरा कितनी होगी। क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अभी बताया था ना, क्या फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी का, याद करो, अभी डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था। देखो भाई, ए से बी तक जा रहा है, अब वो पाथ कोई भी ले, अगर बच्चों एवरेज वेलोसिटी हमें बतानी है तो हम डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करेंगे। तो ए से बी वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट उसकी सिर्फ ये ए बी वाली लेंथ होगी। रेडियस जो है इसका कितना दे रखा है 1 मीटर, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी ए से बी तक, बस ये लेंथ फाइंड आउट कर लो। तो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी अपॉन टाइम, टाइम उसको कितना लग रहा है 1 सेकेंड लग रहा है, दिया हुआ है आपको 1 सेकेंड। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए बी यहां पे 2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि देखो रेडियस 1 है तो ये 2r है, तो 2 मीटर, तो 2 बाय 1 क्या आंसर हो गया भाई 2 मीटर्स पर सेकेंड। कितनों का सही आंसर आया, ये करो जरा, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, देखो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस वेरी एज v इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स। वेलोसिटी है जो बच्चों अब टाइम का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। बहुत सालों में देखा है मैंने ये सवाल, मतलब मोस्टली ये क्वेश्चन हर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर में तो मिलेगा और प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा। ये वाला फंक्शन v इज अल्फा रूट एक्स, वेलोसिटी अल्फा रूट एक्स दे रखा है, अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट एट अ मोमेंट t0 particle was located at x equals to 0, find the time dependence of velocity and acceleration of the particle। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का टाइम का फंक्शन क्या होगा ये फाइंड करना है। करो जरा, एक बार ट्राई करो बच्चों, बड़ा सही सवाल है ये जो फंक्शन है ना, ये पता है इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं, और मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको हर पेपर में ये मिल जाता है। हाँ कोई बात नहीं, इस फंक्शन के इंपॉर्टेंट होने का कारण है, अगर हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक तो फॉर्मूला होता है dv बाई dt। सुनो दूसरा फॉर्मूला बच्चों, दूसरा फॉर्मूला होता है v dv बाई dx। ये ऊपर से ही आ रहा है, कोई इसमें हम कुछ अलग नहीं करते, हम इस dv बाई dt वाले फॉर्मूले में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं dx से और डिवाइड भी कर देते हैं dx से, फिर इस dx और इस dt को इकट्ठा लिख लेते हैं, वो v बन जाता है, तो v dv बाई dx बन जाता है। और ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें वेलोसिटी या तो फंक्शन दिया हो x का, ठीक है, और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी हो, या फिर एक्सेलरेशन को अगर हमें x की टर्म्स में लिखना हो, ठीक है, उस वक्त ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी बताना है भाई, और एक्सेलरेशन बताना है पार्टिकल का। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब सुनो, पहले मैं ए निकाल दूं, हाँ ए निकाल दूं। ठीक है, देखो ए क्या होगा, ए होगा v dv बाई dx, और v कितना दे रखा है अल्फा रूट एक्स। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। अल्फा तो एज इट इज आ जाएगा, है ना, ये x की पावर हाफ है ना, तो हाफ आ जाएगा आगे और x की पावर हो जाएगी माइनस हाफ। तो dv बाई dx बनेगा अल्फा बाई 2 अपॉन रूट एक्स। बना भाई, अपॉन रूट एक्स बना, x की पावर माइनस हाफ थी ना, तो उसको मैंने लिख दिया x बाई रूट, मतलब नीचे जाके उसको रूट में लिख दिया x को। ठीक है, हाँ, अब पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मैं वेलोसिटी पे आ रहा हूं, पहले एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं बच्चों। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v, अब v सुनिए, v कितना था अल्फा रूट एक्स, उसको पुट कर दीजिए यहां से,
v अल्फा रूट एक्स था ना, उसको पुट कर दीजिए, ठीक है। dv बाई dx है ना, हाँ अच्छा, ये dv बाई dt लिख दिया मैंने, सॉरी, दिस इज dv बाई dx। अब समझा तेरी बात में dv बाई dx, ठीक है, ये dv बाई dx। हाँ, अब dv बाई dx का वैल्यू कितना है? dv बाई dx का वैल्यू है अल्फा बाई 2 रूट एक्स। ये लो जी, रूट एक्स से रूट एक्स गया, ए क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर बाय 2, इसलिए वो फंक्शन खास था, इसीलिए वो फंक्शन खास था, और इसीलिए बार बार वो पेपर्स में आपको दिखेगा क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों यहां से ये मिला हमें कि जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, ये बात हमें मिली। कैसे मिली यार? एक्सेलरेशन में तो एक्स आ ही नहीं रहा, अगर एक्स ही नहीं आ रहा तो सारा काम ही आसान हो गया हमारा। अगर एक्स आ जाता ना तो एक्सेलरेशन अपनी वेरिएबल हो जाती, लेकिन एक्स ना आने से क्या हुआ? अरे यार ये सारा मिट गया, एक सेकेंड, हाँ मैं दोबारा लिखूंगा, ये मिट गया मेरे से, फटाफट लिख देता हूं। ए होता है वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, v था अल्फा रूट एक्स, ठीक है, और बच्चों dv बाई डी एक्स मैंने निकाला था अल्फा बाई 2 और नीचे रूट एक्स आया था, ये कैंसिल हो गया, यहां से आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 2। अब सुनो, ये एक्सेलरेशन आया ना, इस एक्सेलरेशन की क्या खास बात है? ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि अल्फा हमें कांस्टेंट दे रखा था, तो एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले से, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? dv बाई dt। तो dv बाई dt क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बाई 2, है ना। यहां से लिख सकता हूं मैं dv इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू dt, लिख सकता हूं या नहीं, है ना। तो यहां से क्या आएगा? v, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो v इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी प्लस सी, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। मैं मतलब दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करूंगा इसको तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगी और एक कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर बाय 2 टी प्लस सी, ये वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या क्या पूछा था, क्वेश्चन पे जाता हूं दोबारा। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब यार एक्सेलरेशन का टाइम डिपेंडेंस नहीं है, तो यहां पे लिख दो नोट करके कि एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करती, और ये रहा तुम्हारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा पार्ट देखिए क्या है, द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट s मीटर्स ऑफ द पाथ। ये सुनिए इसमें क्या किया जाएगा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो अब देखो दूसरे पार्ट में सबसे पहले हम टाइम फाइंड आउट करते हैं, टाइम टू कवर s मीटर्स। अब यार s मीटर्स कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये मैं यहां पे सिर्फ इस सवाल में इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ड्राइव कर सकता हूं। मतलब मैं इस क्वेश्चन में इक्वेशंस ऑफ मोशन भी यूज कर सकता हूं। कैसे? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या लगाऊंगा यहां पे? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लूं, है ना। और इनिशियली मैं उसकी स्पीड जो है, मतलब एट t इक्वल्स टू 0 वी आर टेकिंग इट्स स्पीड टू बी 0, मतलब ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो s होता है कितना? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u 0 हो गया। a हमने कितना निकाला था? अल्फा स्क्वायर बाय 2 इंटू टी स्क्वायर, और इधर आ गया s, ठीक है। ये हो जाएगा 4s बाय अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी आ जाएगा बच्चों, रूट लो जरा इसका, 2 रूट एस बाय अल्फा, ये टाइम आ गया। मतलब s मीटर्स कवर करने में उसको इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अब मैं सवाल पे वापस जाता हूं। सवाल क्या था? सवाल था कि मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी बताइए एक टाइम इंटरवल पे, और वो टाइम क्या है जो उसको s मीटर्स कवर करने में लगा। थोड़ा सा लैंग्वेज यहां पे टफ दे रखा है। क्या दे रखा है? द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट s मीटर्स ऑफ द पाथ। मतलब पहले s मीटर्स ऑफ पाथ को कवर करने में जो टाइम लगा, उतने टाइम में उसकी एवरेज वेलोसिटी बताइए। अब सुनो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ भाई, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट उसने कितनी की है? s।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा, ये रहा, यहां पे निकाला हमने कितना, 2√s बाय अल्फा, है ना। तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी भाई, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी ये रूट एस, अगर ऊपर एस है तो मैं उसको रूट एस इंटू रूट एस लिख सकता हूं, ठीक है। ये अल्फा ऊपर चला जाएगा तो अल्फा इंटू रूट एस बाय 2, ये आ गया। देखो सुंदर सा आंसर आपका, ये बच्चों आंसर है आपके बी पार्ट का, ये बी पार्ट का आंसर है। और पहले पार्ट में एक आपका ये आंसर है और एक ये आंसर है। और बच्चों इसमें सी का वैल्यू 0 है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि एट टी इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी 0 है, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय 2 इंटू टी, ठीक है जी। ये लो जी, ये आपका बी पार्ट, ए पार्ट का आंसर हो गया। समझ में आया, अच्छा सवाल था, क्लियर हुआ, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये जो फंक्शन है ना, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, इस फंक्शन को अपने दिमाग में बिठा लो। अल्फा रूट एक्स कुछ भी हो, ऐसे भी देते हैं वो, v इक्वल्स टू के रूट एक्स, v इक्वल्स टू जी बाय 2 रूट एक्स। मैंने बहुत सारे सवाल देखे हैं यार, जब भी ऐसा फंक्शन दिखे ना, जब भी ऐसा कोई फंक्शन दिखे, दिमाग में ले आना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आने वाली है। ऐसा फंक्शन वो जानबूझ के देते हैं ताकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन तुम फाइंड आउट कर सको, ठीक है। गुड, बढ़े आगे, चलो बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं, अब है हमारा टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। फटाफट से इक्वेशंस ऑफ मोशन देख लेते हैं, क्या क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं हमारे पास। तो बच्चों पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है या वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है टाइम के साथ, ठीक है। ये हम तब यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s वेक्टर इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है जी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बच्चों मॉडुलस ऑफ v वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ u वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है जी। इसके बाद एक इक्वेशन ऑफ मोशन मैं आपको और बता रहा हूं, बेसिकली ऊपर वाली इक्वेशन से ही कुछ कुछ डिराइव करके मैंने खुद की बनाई हुई है। ये इसमें u की बजाय बच्चों v है, फोर्थ में क्या है, u की बजाय v है, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी से रिलेट कर रही है। सेकंड इक्वेशन में जैसे यहां पे u होता है ना, यहां पे v है, तो इसको याद रखो, काम की इक्वेशन है, मतलब बहुत बार ये इक्वेशन यूज हो जाती है डायरेक्टली, ठीक है। पांचवी, एवरेज वेलोसिटी इज v वेक्टर प्लस u वेक्टर बाय 2, ठीक है। ये बेसिकली एक पांचवी इक्वेशन है। अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया जाए, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया जाए तो इस इक्वेशन से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये सारी इक्वेशंस हम कब यूज कर सकते हैं, व्हाट इज द कंडीशन, द कंडीशन इज दैट एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए भाई, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी, ये कोई भी इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तभी मैं ये इक्वेशंस यूज कर सकता हूं, अदरवाइज मैं ये इक्वेशंस यूज नहीं कर सकता। ये सारी इक्वेशंस बच्चों मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखी हैं, तो अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है u वेक्टर a वेक्टर दे रखा है तो मैं वेक्टर फॉर्म में v वेक्टर भी निकाल सकता हूं, ठीक है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन में एक केस ये भी होता है कि एक्सेलरेशन 0 है तेरी। अगर एक्सेलरेशन 0 है फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाने का, फिर तो हम यही कहेंगे v u के बराबर है, s ut है ना। तो वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन टाइम्स ही फाइंड आउट कर लेता हूं मैं, ठीक है। गुड गुड, ठीक है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है जी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब ये लगेंगी इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्लियर है। चलो, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के बेसिस पे ये है पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल देखो क्या है, एन ऑब्जेक्ट having a velocity 4 meters per second is accelerated at a rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds.
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। सिंपल सवाल, बेसिक सवाल, करोगे ट्राई जरा? चलो लो 1 मिनट, करो ट्राई। हां, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी ना बच्चे, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन पे आएंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी ना, तो हम वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे ही नहीं। हां, तो ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी दिस एक्सेलरेटेड, तो ये 4 मीटर्स पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। एक्सेलरेशन जो है वो दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो बच्चे, ये कांस्टेंट है ना, एक नंबर है, तो क्योंकि एक नंबर है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक चेक पॉइंट है कि आपको ये चेक करना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, ठीक है, फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमें निकालना है, ठीक है, सॉरी हमें हाँ डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, ठीक है। टाइम 5 सेकेंड्स दे रखा है, तो u कितना है 4 इंटू 5, ये बन जाएगा 20 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 1.2 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, दैट इज 25, ठीक है। ये हो जाएगा 0.6, ठीक है, ये हो जाएगा 15, आंसर आएगा 35। वेरी गुड बच्चों, सभी का आंसर सही था जिन्होंने भी दिया था। सिंपल, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जरा 1 मिनट, थोड़ा थॉट प्रोसेस दो। यहां पे बच्चों वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है ये दे रखी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये एक क्लासिकल एग्जांपल है जो आपने कई बार देखा होगा, कई बार सॉल्व भी किया होगा, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज समझाता है हमें कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपसे इकट्ठे पूछे हैं ना, हमेशा एक चेक करो, एक चेक पॉइंट होगा इन तरह के क्वेश्चंस में। चेक पॉइंट ये होगा, ऑलवेज चेक फॉर अ टाइम, always check for a time at which velocity is becoming zero, at which velocity is becoming zero। हमेशा बच्चों ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो हमेशा चेक करो कि आपका कोई ऐसा टाइम तो नहीं आ रहा जब वेलोसिटी जीरो हो, because when velocity becomes zero। बच्चों मैं यहां पे ना आपके नोट्स बना के दे रहा हूं, क्लास के बाद आपको ये स्लाइड्स मिलेंगी, यही आपके नोट्स होंगे, तो मैं प्रॉपर लिख के दे रहा हूं क्या क्या होगा, ठीक है। बिकॉज when velocity is zero, particle reverses its direction of motion, its direction ऑफ मोशन, ठीक है जी। तो ये चेक हमेशा करना है। चलो देखते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाता हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। लेट्स चेक, ठीक है। तो फाइनल स्पीड 0 कर देते हैं। इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है 10। एक्सेलरेशन यहां पे नेगेटिव कंसीडर करेंगे भाई, क्यों? क्योंकि यहां पे उसने डी एक्सेलरेशन वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो -5 इंटू टी, तो t हो जाएगा 10/5, डेट इज 2 सेकेंड्स। देखो यार, हो गया ना पंगा, 2 सेकेंड्स तक, 2 सेकेंड्स पे उसके मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब देखो क्या है, अगर वो a पे था ना, जब वो b तक पहुंचेगा, a पे टाइम हो रहा होगा 0 सेकेंड्स, b पे टाइम हो रहा होगा कितना 2 सेकेंड्स। अब वो रिवर्स मारेगा, रिवर्स मार के कहां तक जाएगा, मान लो c तक गया, और 2 सेकेंड यहां बीत गए। हमें टोटल कितने टाइम की बात करनी है, 6 सेकेंड्स की। तो यहां टाइम कितना हो रहा होगा 6 सेकेंड्स, और इस इंटरवल में कितने सेकेंड्स गए, 4 सेकेंड्स गए, ठीक है। मतलब इसको ऐसे लिखता हूं मैं, डेट टाइम, जो टाइम है, जो ए से बी तक का टाइम है, वो हो रहा है कितना 2 सेकेंड्स, और जो बी से सी तक का टाइम है वो कितना हो जाएगा 4 सेकेंड्स। तो हमेशा बच्चों डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑलवेज यूज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। डिस्प्लेसमेंट सीधा आपका इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट डिस्प्लेसमेंट में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आपका सही आंसर आएगा।
तो u यहां पे कितना है, कितने स्पीड से स्टार्ट किया था, 10 से स्टार्ट किया था। टोटल टाइम कितना बच्चों, 6 पुट करेंगे टोटल टाइम, हाफ इंटू ए। अब ए होगा कितना, -5, -5 दे रखा है ना, इंटू टी स्क्वायर, डेट इज टाइम का स्क्वायर, 6 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 60 माइनस, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर बच्चों 36। ठीक है, 36 इंटू 5/2, ये 18 पे कटेगा, ये बनेगा 60 माइनस 90 माइनस 30 मीटर्स। दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, अब अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो पहले मेरे को ए से बी तक का निकालना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं ए से बी तक। तो यहां पे u कितना था, 10 था बच्चों, कितना था, देखो u कितना था, 10 है ना, और यहां पे पार्टिकल की स्पीड कितनी है, 0। ठीक है, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे भाई, अगर आपको सीधा निकालना है ए से बी तक का डिस्टेंस तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन की स्लाइड में जाते हैं मेरे वाली, मैं अब ये वाला फॉर्मूला पकड़ने वाला हूं। क्यों यार, मेरे को अपना टाइम बचाना है एग्जाम में। ठीक है, और इस फॉर्मूले में जो ये वाला फॉर्मूला है, इसमें u पुट करना पड़ेगा, टाइम पुट करना पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूले में मेरे को v पुट करना है। और मेरा जो क्वेश्चन है यहां पे, उसमें v 0 है यार। अगर v 0 है तो बेटर है मैं vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करूं। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे क्लियर कट मार्क कर रहा हूं, मैं vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, एंड दिस इज स्टार मार्क्ड। तो कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ठीक है, अब vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो क्यों, देखो कितना आसान हो जाएगा, s फ्रॉम ए बी कितना हो जाएगा, स्टार मार्क कर रहा हूं, s फ्रॉम ए बी। अब v 0 था अपना, v 0 था, देखो पहली टर्म 0 हो गई, माइनस हाफ, a कितना था, -5। टाइम क्या लोगे भाई, टाइम लोगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 सेकंड ही लगे हैं। तो यहां पे माइनस माइनस प्लस 5/2 इंटू 4, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 क्या होगा, 20/2, 10 मीटर्स। मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर्स। अब आ जाओ, ये अपना बी है, अब बी से सी, अब बी से सी वाला कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई, देखो ऐसे था ना, ये था ए, ये था बी, ये भी था बी, अब ये सी। अब भाई बी से सी तक कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए तो यूज करो तुम ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अब यहां पे u 0 है, इस पॉइंट पे v 0 था। जब a से b तक हम चल रहे थे तो b वाला मेरा फाइनल पॉइंट था। अब जब मैं b से c चल रहा हूं तो b वाला मेरा इनिशियल पॉइंट है। तो अब मैं यूज करूंगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन। तो इक्वेशन फटाफट कैसे आपको आंसर्स लेके आने हैं, वो जो इक्वेशंस बताई हैं उनको दिमाग में रखना है हमेशा। ठीक है, हमेशा एक इक्वेशन के पीछे नहीं पड़ना, सारी इक्वेशंस को सोचना है, फिर अपना इक्वेशन में इक्वेशन चूज करके टाइम बचाना है। तो s फ्रॉम b टू c लिखेंगे, u 0 है इंटू टी a -5, टाइम यहां पे हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब 4 सेकेंड ही बचे हैं ना, तो ये बनेगा -5/2 इंटू 16 -40। चलो कोई बात नहीं, माइनस आने दो, माइनस का मतलब है ये डिस्टेंस हमारा है 40 मीटर्स और ये है बच्चों 10 मीटर। डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ 40 प्लस 10 दैट इज 50 मीटर्स। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं कि कितने बच्चों ने मेरे को सही आंसर दिया था। डिस्टेंस कितना 50 आ रहा है, देख ले भाई। डिस्टेंस ए टू बी तक उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर बी टू सी तक उसने 40 मीटर्स ट्रेवल किया, तो ओवरऑल उसने 50 मीटर्स कवर किए। तो डिस्टेंस 50 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पे, अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई चिंता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको तोड़ना नहीं है, गुड गुड, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको तोड़ना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्टली यूज करो फॉर्मूला ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, ऑलवेज रिमेंबर दिस चेक पॉइंट। जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन हो, मैं लिख देता हूं तुम्हारे नोट्स में, जब भी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आए, ये लो जी, ऐड कर दिया आपके नोट्स में। ठीक है, ऑलवेज
रिमेंबर अबाउट दिस चेक पॉइंट, ठीक है जी, ऑलवेज रिमेंबर अबाउट दिस चेक पॉइंट। आई होप ये आपको समझ में आया सभी बच्चों को। डिस्टेंस हो गया कितना 50, डिस्प्लेसमेंट हमने पहले फाइंड आउट कर ली थी -30 मीटर्स, ठीक है, गुड। चलो बढ़ते हैं आगे। मोशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनना क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले मैं यहां पे बात कर रहा हूं सिर्फ वन डायमेंशन, किसकी, वन डायमेंशन, मतलब एक बॉल को हम अगर यू से फेंक दें तो वो एक हाइट तक जाएगी और फिर उसी रास्ते से वापस होती हुई अपने इनिशियल पॉइंट पे गिरेगी, ठीक है। तो जब बच्चों हम यू से एक बॉल को फेंकते हैं तो अगर ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो बॉल ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ए से बी तक जाने का जो टाइम होता है वो होता है यू बाय जी। दिस टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड बाय टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर जाने का टाइम। बी से ए आने का टाइम इज ऑल्सो यू बाय जी, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब नीचे आने का टाइम, ठीक है जी। टोटल टाइम होगा 2u बाय जी, इसको बोलते हैं बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और ये जो हाइट होगी, ये ए से बी तक जो हाइट है, दिस हाइट इज ऑल्सो नेम्ड बाय एच मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, और ये होती है u स्क्वायर बाय 2g। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हैं, जो नोटिस करने वाली बातें हैं, नोट पहला, स्पीड विल बी सेम एट सेम हाइट, speed will be same at same height, either ascending और डिसेंडिंग, मतलब पार्टिकल भले ही ऊपर जाए या नीचे आए, स्पीड एक सेम हाइट पे फिक्स रहेगी। सुनो कैसे, अगर हमने एक मास को ऊपर ऐसे भेजा था बच्चों, तो यहां तक पहुंचा था ना वो, तो मान लो बीच में कहीं पे ये पोजीशन है, ठीक है। तो जब ये वापस आ रहा होगा ना, जब ये यहां पहुंचेगा, तो जब ये जा रहा होगा उस वक्त इसकी स्पीड ऑब्वियसली कुछ u से कम होगी, मान लो कुछ v होगी। जब ये सेम हाइट पे होगा तब इसकी स्पीड v ही होगी, लेकिन नीचे की तरफ होगी। वेलोसिटी डिफरेंट है क्योंकि डायरेक्शन है यहां पे डिफरेंट, लेकिन स्पीड सेम होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड उसका सेम है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, क्लियर है। सेम हाइट पे सेम स्पीड होगी, पहला नोट क्लियर है भाई, ठीक है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा साइड में बना देता हूं, फिर मेरे को दूसरा नोट लिखने की जगह मिल जाएगी। देखो डायग्राम सिंपल सी है, कुछ नहीं है। डायग्राम ये कह रही है कि मान लो यहां पे था जब पार्टिकल, जाते वक्त v थी तो आते वक्त भी v होगी, और ये जो हाइट है ग्राउंड से ये h होगी, ठीक है। सेकंड नोट सुनिए ध्यान से, हां जी, इफ सम एयर ड्रैग इज प्रेजेंट। देखो यार, मेंस वाले या जेई वाले ये टॉफी वाला सवाल नहीं देने वाले आपको, प्लेट में परोस के ये लो टॉफी खा लो बच्चों, यू दे रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो 2u बाई जी के फॉर्मूले से, ये सवाल नहीं आने वाला। वो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी डालेंगे, इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के पूछेंगे। क्या तोड़े मरोड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। वो ये कहेंगे कि कुछ एयर ड्रैग प्रेजेंट है, मान लो आप ये मानते हो कि वैक्यूम में सारी चीजें हो रही हैं, वो कहेंगे ना वैक्यूम में नहीं हो रही, एयर में हो रही हैं, रियल में हो रही हैं, बताओ। तो मान लो इफ सम एयर ड्रैग इज प्रेजेंट सच दैट it is always opposite
it is always opposite to the velocity and its magnitude is, सुनो भाई, its magnitude is f. ये f जो है, ये मान लीजिए ये आपका एयर ड्रैग वाला फोर्स है, एयर ड्रैग वाला फोर्स, मान लो कोई फोर्स लग रहा है एयर ड्रैग वाला, ठीक है, तो क्या चेंजेस आएंगे, है ना, तो क्या चेंजेस आएंगे वो सुनिए, वो क्या चेंजेस आएंगे। तो फिर जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, ये उसका मैक्सिमम हाइट है, तो बीच रास्ते में अगर उस पे फोर्सेस बनाऊं बच्चों में, तो एक तो लगेगी भाई mg तो लगेगी। अब एयर ड्रैग इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, तो अब नीचे की तरफ एक f लगेगा। ये f जो है ये आपका वो एयर ड्रैग वाला फोर्स है, एयर ड्रैग वाला फोर्स है, ठीक है। तो अब यहां पे ऊपर जाते वक्त क्या हो रहा है, नेट फोर्स हो रही है -mg - f, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, -g - f/m, बस m को हटा दो, m से डिवाइड कर दो, नेट एक्सेलरेशन ये हो जाएगी ऊपर जाते वक्त। अगर एयर ड्रैग लग रही है, देखो एयर ड्रैग क्या होता है, जैसे आप जब स्कूटर या गाड़ी चलाते हो, है ना, तो आप जिस डायरेक्शन में जाते हो तो हवा आपको उल्टी डायरेक्शन में दे रही है ना एक फोर्स, तो अगर बॉल ऊपर जा रही है तो हवा उसको नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स दे रही है ना, अगर बॉल ऊपर जा रही है तो हवा उसको नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स दे रही है ना, उस फोर्स को हम एयर ड्रैग कहते हैं। और वो फोर्स मैं मान लो या एग्जामिनर ने आपको दे दिया कि वो फोर्स है F, वो फोर्स क्या है, F है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर वो फोर्स F है तो नीचे की डायरेक्शन में दो फोर्स हो जाएंगी, अब एक हो जाएगी mg, एक हो जाएगा F, ठीक है। तो mg और F दोनों क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन आएगा, तो -mg - f, तो a नेट आ जाएगा -g - f/m, ठीक है। अब बच्चों जब आप टाइम लिखोगे ऊपर तक जाने का, मतलब a से b तक जाने का जब आप टाइम लिखोगे, टाइम गोइंग फ्रॉम a टू b, उसमें सुनो क्या चेंज आएगा। u के नीचे पहले अकेला g बैठा होता था ना, है ना, हाँ, तो ग्रेविटी का लिया ना फैक्टर mg, ग्रेविटी का फैक्टर थोड़ी ना मिस किया मैंने कार की, ग्रेविटी का फैक्टर लिया मैंने, ठीक है। तो यहां पे देखो लगाया तो सही mg मैंने, ठीक है। अब यहां पे नीचे की तरफ दो फोर्स आ गई ना, एक mg और एक f/m, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, जो टाइम उसको लगेगा बॉल को a से b तक जाने के लिए, यहां पे आ जाएगा g + f/m, ये लो, ये आपका हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, g + f/m, ठीक है। और जब वो बॉल, सेम बॉल नीचे आ रही होगी, तो नीचे मान लो यहां पे है, अब उस पे mg लगेगा। अब सुनो देखो, अब mg नीचे की तरफ लग रहा है ना, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है। मेरे को बताओ एयर ड्रैग किधर लगेगा, अब अगर बॉल नीचे आ रही है तो एयर ड्रैग अब किधर लगेगा एयर ड्रैग की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी किसके, वेलोसिटी के। तो अगर अब बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो एयर ड्रैग ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। तो अब आप F फोर्स ऊपर की तरफ लगाओगे, अब नेट फोर्स क्या लिखोगे भाई, mg तो तुम्हारा नीचे की तरफ है, mg नीचे की तरफ है ना, गुड गुड गुड, mg तुम्हारा नीचे की तरफ है ना, और F तुम्हारा ऊपर की तरफ है। तो नेट फोर्स सोचो क्या लिखोगे, नेट फोर्स क्या लिखोगे, नेट फोर्स लिखोगे F - mg, ऊपर वाली फोर्स पॉजिटिव और नीचे वाली फोर्स नेगेटिव, है ना। F नेट ये लिखोगे तो A नेट क्या आएगा, F/m - g, है ना। A नेट क्या आएगा, F/m - g, ठीक है, गुड गुड। और ये A नेट है, ये A नेट कौन सी डायरेक्शन में है, ये ऊपर की डायरेक्शन में है। A नेट हमारा नीचे की डायरेक्शन में क्या आएगा, इसका साइन उल्टा कर दो, बस कुछ नहीं, इसका साइन उल्टा कर दो, -f/m + g, ये नीचे की डायरेक्शन में आएगा। अब सुनो बच्चों, अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या था, B, हाँ ये B था ना और ये A था, तो अब जो टाइम लगेगा उसको B से A तक आने में, वो कितना लगेगा। हम ऊपर तो U ही लिखेंगे, लेकिन अब नीचे क्या लिखेंगे,
g माइनस एफ बाई एम, ये लिखेंगे। ऊपर जाते वक्त टाइम कुछ और लगेगा, नीचे आते वक्त टाइम कुछ और लगेगा। ठीक है, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा ना तो ये टाइम लगेगा। अच्छा, यहां पे कंफ्यूज मत होना। नीचे आते वक्त टाइम जो है, जो फोर्स है, नेट फोर्स नीचे की तरफ होगी जी माइनस एफ बाई एम। नीचे की तरफ कितनी होगी? जी माइनस एफ बाई एम। ठीक है, तो अगर हम इन टाइम्स को कंपेयर करें भाई, ए से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था यू अपॉन, देखो कितना लग रहा था, यू अपॉन जी प्लस एफ बाई एम। और बी से ए तक, बस इसको याद ही रख लो आप भले, तो u बाय जी माइनस एफ बाय एम। जरा देख के बताइए कौन सा टाइम ज्यादा है? टी ए बी वाला, मतलब ऊपर जाते वक्त वाला टाइम कम है। अरे यार, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो टाइम कम होगा, और जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो टाइम ज्यादा होगा। डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है? डिनोमिनेटर देखो g प्लस एफ बाई एम, जी प्लस एफ बाई एम ज्यादा होगा किससे? g माइनस एफ बाई एम से। तो g प्लस एफ बाई एम ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाएगा तो टाइम कम हो जाएगा, है ना? तो हम यहां पे लिखेंगे कि टाइम जो a से b तक जो लगेगा वो कम होगा जो उसको वापस आने में लगेगा। अब सुनो, ये क्वेश्चन जेई वालों के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमें फील आती है ना, जो हमारा दिमाग कहता है, वो ये कहता है कि यार वापस आते वक्त तो कम ही लगेगा ना टाइम, ऊपर जाते वक्त ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ऊपर जाते वक्त टाइम कम लगता है, वापस आते वक्त टाइम ज्यादा लगता है। सो दिस इज द सेकंड नोट दैट आई वांट टू गिव। ठीक है, अगर एयर ड्रैग होगा, आई विल ऑल्सो डू वन क्वेश्चन जो 2019 के मेंस के एग्जाम में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें ये ड्रैग फोर्स भी दे रखी है, वेलोसिटी का फंक्शन। वो ये कह रहे हैं कि ड्रैग फोर्स है और इसका मैग्नीट्यूड भी पकड़ लो। 2019 में आया था क्वेश्चन बच्चों, ये मेंस में। ठीक है, बड़ा सही क्वेश्चन था, वो भी मैं लेके आऊंगा इस क्लास में। ठीक है, फिलहाल के लिए यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि इफ ड्रैग फोर्स होगी तो हम नेट फोर्स को डिफरेंट लेके चलेंगे। हाँ, रिपीट कर देता हूं, देखो इसमें यहां पे बच्चे जो फोर्स है वो सिर्फ mg नहीं है, हमें ड्रैग फोर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और ड्रैग फोर्स को इंक्लूड करके हमें नेट एक्सेलरेशन बदलनी पड़ेगी। तो u के नीचे जो आता है ना फैक्टर, u के नीचे तू g लिखता था, पहले सिर्फ u बाई जी लिखता था, या टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u बाई जी लिखता था। अब g को हटा के तेरे को लिखना है नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, और उसमें तेरे को g भी लिखना है, और उसमें तेरे को ड्रैग फोर्स भी लिखनी है। तेरे को क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, उससे तेरे को और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, करवाता हूं, थोड़ी देर वेट करो, करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ये सारी स्लाइड्स मिलेगी आपको, स्लाइड्स में भी दिखेंगे वो क्वेश्चंस। चलो जी, पहला क्वेश्चन आ गया, करेंगे जरा ट्राई 1 मिनट के लिए, थॉट बनाएंगे। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 25 मीटर हाई बिल्डिंग थ्रोज अ बॉल अपवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड, फाइंड द टाइम दैट द बॉल विल टेक टू कम डाउन। करिए जरा, चलो करते हैं बच्चों। तो देखिए क्या सवाल है, a person standing on a top of a 25 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये लो जी 25 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, यहां से उसने एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है, कितने से? 20 मीटर्स पर सेकेंड से। ठीक है बच्चों, अब मैं टाइम बताना है, तो देखो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा इसकी जर्नी बताता हूं आपको, वो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो थोड़ी सी एक बेटर डायग्राम से आपको इसकी जर्नी दिखाता हूं बॉल की कैसी होती है। ये ऊपर ऐसे फेंकी आपने, ये ऐसे ऊपर जाएगी, फिर ऐसे नीचे ग्राउंड तक गिरेगी। ठीक है, ऐसे, ये इसकी जर्नी है। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बच्चों, तो ये बॉल का इनिशियल पॉइंट है, ये बॉल का फाइनल पॉइंट है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी वो ये लेंथ होगी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस वेक्टर। क्योंकि देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल से फाइनल तक का डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट, है ना? और ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट
नीचे की तरफ है। और मेरे इस चैप्टर में, मेरे काइनामेटिक्स के चैप्टर में हमेशा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो होगा। इस y और x सिस्टम को फॉलो करूंगा मैं। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे जो टावर का हाइट है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो पहले मैं इक्वेशन लगा देता हूं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हर चीज यहां पे वेक्टर है, तो हर चीज का साइन भी यहां पे जाना चाहिए। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड मत पुट कर देना, साइन के साथ पुट करना सारी चीजें। ठीक है, तो s वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है 25, बट क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -25 लिखेंगे बच्चों। -25 तो नहीं लिखा किसी ने, -25, क्योंकि वो नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट। और ये मेरा सिस्टम है, ये आप अपना सिस्टम बना लो पूरे चैप्टर के लिए। ठीक है, तो -25। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी उसने ऊपर की तरफ दी है, तो यहां पे +20 के साथ t। अब बच्चों एक्सेलरेशन यहां पे -g इसलिए होगा क्योंकि जो g होता है वो हमेशा नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग होता है, और नीचे की डायरेक्शन में यहां पे हमेशा के लिए नेगेटिव मान रहा हूं। तो यहां पे -g आ जाएगा इंटू t²। ये बनेगा -25 इज इक्वल्स टू 20t -5t²। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूं, -5t² प्लस 20t प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज t² -4t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है बच्चों? ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन देखते हैं क्या होंगे। तो इक्वेशन बन रही है t² -4t प्लस 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे प्लस नहीं आएगा, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं t² -4t - 5 इक्वल्स टू 0, -5t प्लस 1t -5 इक्वल्स टू 0। t कॉमन आ गया, t -5 प्लस 1 कॉमन आ गया, t -5 इक्वल्स टू 0। तो t -5 इंटू t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक टाइम आया 5 और एक टाइम आया -1। कौन सा टाइम उठाएंगे? 5 वाला टाइम उठाएंगे, एंड दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स इज योर आंसर। -1 को यहां पे इग्नोर करेंगे। ठीक है, -1 को यहां पे इग्नोर करेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलो अब टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, तो बच्चों अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यानी कि कल। तो कल की क्लास में यहीं से शुरू करूंगा, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, और यहीं से बच्चों मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, यही पैटर्न रहेगा हमारा हमेशा। मैं ऐसे ही आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करता रहूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं बच्चों। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।